हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम में वो ज़रूर पूछा जाता है, चाहे वो एग्ज़ाम टीजीटी लेवल का हो, पीजीटी लेवल का हो या कि पीआरटी लेवल का हो या फिर हायर एजुकेशन लेवल का एग्ज़ाम हो, तो भी ये टॉपिक उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आइए देखते हैं आज का हमारा टॉपिक क्या है। आज का हमारा टॉपिक है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी एक ऐसी टैक्सोनॉमी है जो कि हमें बताती है कि लर्निंग प्रोसेस जो होता है किसी भी पर्सन के अंदर, वो किस तरह से टेक प्लेस होता है। लर्निंग प्रोसेस का इन्होंने बताया है, स्टेप बाय स्टेप हायरार्की बताई है कि जिस तरह से लर्निंग प्रोसेस होता है हमारा। तो देखते हैं, ये ब्लूम्स टैक्सोनॉमी हमें दी है डॉक्टर बेंजामिन ब्लूम ने इन द ईयर 1956 में ये टैक्सोनॉमी दी गई है। इन्होंने हमें 3 डोमेन्स बताए हैं लर्निंग प्रोसेस के, जिसके थ्रू की लर्निंग होती है। 3 डोमेन्स ऑफ लर्निंग। नंबर 1 इज़ कॉग्निटिव डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन से इनका मतलब है जो भी मेंटल एक्टिविटीज़ हमारे अंदर होती हैं, मेंटली हम किस तरह से चीज़ों को लर्न करते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हम उस चीज़ को खाली रटते हैं, फिर उसको समझते हैं, देन उसको एनालाइज करते हैं, अप्लाई करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं एंड सो ऑन। अभी आगे हम उन सब स्टेप्स को डिटेल में भी पढ़ेंगे। तो कॉग्निटिव जो हमारी डोमेन होती है उसमें सब मेंटल एस्पेक्ट्स के बारे में बताया है। नेक्स्ट हमारी आती है अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन में हमारी आते हैं इमोशंस, हमारी बिलीव्स, वैल्यूज़, हमारे थॉट्स, हमारी जो भी हमारा मोटिवेशन, हमारी फीलिंग्स, हमारे एटीट्यूड्स, ये सब चीज़ें हमारी अफेक्टिव डोमेन में आती हैं। हम अफेक्टिवली किस तरह से चीज़ों को लर्न करते हैं, जो हमारी अफेक्टिव चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट हमारा आता है साइकोमोटर डोमेन। साइकोमोटर डोमेन हमारा होता है कि किस तरह से हम किसी भी चीज़ को फिज़िकली लर्न करते हैं, मैनुअली उस चीज़ को लर्न करते हैं। बहुत सी चीज़ें होती हैं जैसे स्पोर्ट्स गेम है, राइटिंग है और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसे हम गेम्स वगैरह कुछ भी खेलते हैं। हर तरह का स्पोर्ट्स, ये सब एक फ़िज़िकल एक्टिविटी है। इनकी जो लर्निंग प्रोसेस होता है ये फ़िज़िकली होता है। तो इन सब चीज़ों को किस तरह से स्टेप बाय स्टेप हम लोग लर्न करते हैं, वो सब साइकोमोटर डोमेन में बताया है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले नंबर 1 हमारी आती है कॉग्निटिव डोमेन। तो ये हमारे उन्होंने 6 स्टेप्स दिए हैं ऑफ लर्निंग ऑफ कॉग्निटिव डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन के अंदर ये 6 स्टेप्स हैं जिनके थ्रू हमारी लर्निंग होती है। ये नीचे से ऊपर की तरफ बताए गए हैं। ये लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स के स्टेप्स के से हम लोग किस तरह से हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स की तरफ बढ़ते हैं, इस तरह से बताए गए हैं ये स्टेप्स। तो सबसे लोएस्ट लेवल ऑफ थिंकिंग होता है नंबर 1 इज़ नॉलेज। नॉलेज का मतलब इस स्टेप में हम सिर्फ़ और सिर्फ रोट लर्निंग करते हैं। जो कुछ दिया जाता है सिर्फ उसको समझना है, हमें उसका कोई मतलब नहीं जानना, कुछ नहीं समझना, जस्ट उसको रट लेना है जो भी दिया है। नंबर 2, फिर हम उसको धीरे धीरे समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, कॉम्प्रिहेंड करते हैं। नंबर 3 इज़ एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में हम उस जो हमने चीज़ें फर्स्ट स्टेप में लर्न करी, अंडरस्टैंड करी, सेकंड स्टेप में उसको हम अप्लाई करते हैं। अप्लाई करते हैं टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम अगर किसी मैथ्स के फॉर्मूला की बात करें तो मैथ्स का फॉर्मूला हम लोग सबसे पहले उसको बच्चे को जस्ट उसको रटवा देते हैं, देन फिर वो धीरे धीरे उस फॉर्मूले को समझना स्टार्ट करता है। जैसे कि हम सपोज़ एरिया का फॉर्मूला करवाएं। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है हमारे पास लेंथ इनटू ब्रेथ। सो ये वाला फॉर्मूला हम पहले बच्चे को सिर्फ क्राम करवा देते हैं, धीरे धीरे हम उसको फिर समझाते हैं कि ये कहाँ अप्लाई होता है, किस तरह से यूज़ होता है। नेक्स्ट थर्ड स्टेप में वो उसको अप्लाई करना स्टार्ट करता है। फिर नेक्स्ट फोर्थ स्टेप में हमारे पास आता है एनालाइज। फिर वो उस चीज़ को एनालाइज करता है। धीरे धीरे जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो वो उस चीज़ को ब्रेक डाउन करता है कि हम ऐसा क्यों करते हैं, एरिया का फॉर्मूला ऐसे ही क्यों बना, वो इसकी डेरिवेशंस को समझना शुरू करता है। तो दिस ऑल कम्स इन द प्रोसेस ऑफ एनालिसिस। नेक्स्ट हमारे पास आता है सिंथेसिस। सिंथेसिस में वो सब चीज़ों को मगअप करके एक बड़ा कंक्लूजन निकालता है। जैसे कि हमने उसको अगर 5 फार्मूले लर्न करवाए एरिया के, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ
स्क्वायर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ सर्कल, ये सब हमने लर्न करवा दिए उसको। फिर धीरे धीरे बच्चा जब हायर लेवल्स पे चला जाता है तो वो चीज़ों को समझने लगता है कि हम एरिया किस तरह से निकाल रहे हैं, क्या क्या हम इसमें पैरामीटर्स लेते हैं। फिर आप उसको किसी भी एक अलग नई चीज़ का भी एरिया हम उसको दें तो वो उसका फॉर्मूला खुद जनरेट कर सकता है। फिर उसको इस सब नीचे के स्टेप्स की लर्निंग की, अंडरस्टैंडिंग की, एप्लीकेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। वो इतना ज़्यादा केपेबल हो जाता है इस स्टेप तक आते आते कि वो खुद नई चीज़ों को जनरेट कर सकता है। फिर नेक्स्ट स्टेप आता है हमारे पास में इवैल्यूएट। फिर जो यहाँ पर फॉर्मूला उसने नया जनरेट किया, नया डिस्कवर किया, वो उसको यहाँ पर अप्लाई करना स्टार्ट करता है, इवैल्यूएट करता है सॉरी, कि उसके क्या उस पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं, क्या उसका अप्रेजल है, क्या क्रिटिक्स हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे 6 स्टेप है जो मैंने आपको एग्जाम्पल्स के साथ समझा दिए हैं। आइए देखते हैं इनका थियरी पढ़ लेते हैं इनकी। नॉलेज में स्टूडेंट जस्ट रिकॉल्स, रोट लर्निंग। कॉम्प्रिहेंशन में ट्रांसलेट, कॉम्प्रिहेंड एंड इंटरप्रेट्स, ये इनके कीवर्ड्स हैं। एप्लीकेशन में स्टूडेंट अप्लाइज द गिवन नॉलेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम। एनालिसिस में डिस्टिंग्विश करते हैं चीज़ों को, क्लासीफाई करते हैं, रिलेट करके उनको पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में आता है सिंथेसिस में ओरिजिनेट करता है, एक न्यू नॉलेज को ओरिजिनेट करता है। नेक्स्ट उसके बाद हमारा स्टेप आता है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन में वो अप्रेजल करता है और एसेस करता है जो भी उसने अब तक सिंथेसाइज करके न्यू नॉलेज जनरेट की है। इनके कीवर्ड्स एक बार आप लोग देख लीजिए। तो ये हमारा था ब्लूम्स टेक्सोनॉमी जो डॉक्टर बेंजामिन ब्लूम ने दी। देन फिर समय के साथ में क्या हुआ कि बहुत सारे चेंजेस आए हमारे वर्ल्ड में, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आए, डिजिटल वर्ल्ड इंट्रोड्यूस हुआ, तो हमें थोड़ा कुछ चेंज करने की ज़रूरत पड़ी हमारी जो ओल्ड ब्लूम टेक्सोनॉमी थी उसके अंदर। तो इसलिए 2001 में एक न्यू ब्लूम्स टेक्सोनॉमी आई जिसको हमने कहा रिवाइज ब्लूम टेक्सोनॉमी। ये दी एंडरसन एंड क्रुथॉल ने। इसको हम डिजिटल ब्लूम्स टेक्सोनॉमी भी कह सकते हैं। आइए देखते हैं क्या डिफरेंसेस हैं इनमें। ये हमारी दोनों टेक्सोनॉमीज़ हैं। ये 1956 की है जो कि डॉक्टर बेंजामिन ब्लूम ने दी थी। देन ये 2001 की है जो हमारी एंडरसन एंड क्रुथॉल ने दी। ऑलमोस्ट ये सेम ही है, बेसिक स्टेप्स तो देखिए सेम ही रहते हैं, थोड़ा बहुत चेंजेस हैं। ये जो है ये हमारी नाउन फॉर्म में दी गई थी पहले, बाद में हमारी वर्ब फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर दिया गया है। नॉलेज की जगह रिमेंबर आ गया है, कॉम्प्रिहेंशन की जगह अंडरस्टैंड आ गया है, एप्लीकेशन की जगह पर अप्लाई कर दिया है, एनालिसिस की जगह पर एनालाइज कर दिया है, सिंथेसिस स्टेप यहाँ पर हमारा रिमूव कर दिया गया है। सिंथेसिस की उन्हें शायद नीड नहीं लगी होगी तो उन्होंने इस स्टेप को रिमूव कर दिया। एनालाइज के बाद सीधा हमारा जो स्टेप आता है वो है इवैल्यूएट। एंड इस वाली न्यू टेक्सोनॉमी में उन्होंने एक न्यू स्टेप इंट्रोड्यूस कर दिया है। उन्होंने कहा जो क्रिएट है वो एक हाईएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग है। जब हम किसी चीज़ को इवैल्यूएट कर देते हैं देन जो भी हमें उसके प्रोज एंड कॉन्स लगते हैं, जो भी हमें उसमें खामियाँ लगती हैं, जो अच्छाइयाँ लगती हैं, उसके बाद हम एक नई चीज़ को क्रिएट कर देते हैं। दैट कम्स इन दिस स्टेप क्रिएट। ठीक है, देख लेते हैं ये 3 मेजर चेंजेस हैं जो इनमें हैं। हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, आप लोग एक बार पढ़ लीजिए। सिंपल है, नाउन फॉर्म को चेंज कर दिया गया है वर्ब फॉर्म से, कंसेप्ट ऑफ सिंथेसिस को रिमूव कर दिया गया है और क्रिएट को हाईएस्ट फॉर्म ऑफ लर्निंग कहा गया है इंस्टीड ऑफ इवैल्यूएशन। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आती है अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन हमारा रिलेटेड होता है हमारे इमोशंस से, फीलिंग्स से, वैल्यूज़ से, जो भी बिलीफ सिस्टम होता है, थॉट्स होते हैं, उन सब से हमारा रिलेट करता है ये अफेक्टिव डोमेन। ये हमें दिया था क्रुथॉल ने। सॉरी,
ये हमें क्रुथहॉल ने दिया था। अफेक्टिव डोमेन में 5 स्टेप्स बताए हैं उन्होंने। अफेक्टिव डोमेन क्या होता है कि हमारा जो वैल्यू सिस्टम है, हमारा कैरेक्टर किस तरह से बिल्ड होता है। हर किसी का अपना अलग अलग कैरेक्टर होता है। कैरेक्टर मीन्स कि उसकी सोच क्या है, उसकी थॉट्स क्या है, वो उसकी बिलीव्स क्या हैं, वो सब चीज़ें किस तरह से हमारी फ्रेम होती हैं, उनके स्टेप्स बताए हैं इसमें। सबसे फर्स्ट स्टेप इसमें आता है रिसीविंग। रिसीविंग में क्या होता है कि जनरली हम कोई भी चीज़ रिसीव करते हैं, जो भी हमें नॉलेज दी जाती है उसको सिर्फ उसको रिसीव कर लेते हैं। इसमें जो लर्नर होता है वो पैसिव या कि इनएक्टिव रोल प्ले करता है, उसका कोई रोल नहीं होता, वो सिर्फ उन चीज़ों को सुन लेता है, समझ लेता है जो भी उसको समझाया जाता है। नेक्स्ट हमारा स्टेप आता है रिस्पॉन्डिंग। फिर वो धीरे धीरे उन चीज़ों के प्रति रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट करता है, जो भी चीज़ें उसको हमने समझाई हैं अब तक। इसमें जो लर्नर है वो थोड़ा सा एक्टिव होना स्टार्ट होता है अपनी जो भी उसकी रिसीव्ड नॉलेज है फर्स्ट स्टेप में, उसके प्रति। नेक्स्ट हमारा आता है वैल्यूइंग। वैल्यूइंग स्टेप में होता है कि जो स्टूडेंट है वो उसको उसकी जो लर्नर है वो उसकी कुछ अपनी एक वैल्यूज़ होती हैं, तो वो धीरे धीरे उसको जो भी नॉलेज मिली है उसको उस वैल्यू से रिलेट करता है, अपने धीरे धीरे वैल्यू सिस्टम में उसको इंट्रोड्यूस करता है और उसके लिए अपने अकॉर्डिंग जगह बनाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल लेकर के समझते हैं थोड़ा सा। एग्ज़ाम्पल सपोज़ रिसीविंग स्टेप में हमने बच्चे को समझाया कि डोंट लाई। लाई करना गंदी बात होती है, लाई मीन्स झूठ बोलना गंदी बात होती है। नेक्स्ट अभी उसको कुछ नहीं समझ में आया, बस उसने जस्ट सुन लिया है ये बात इस स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप में वो धीरे धीरे उस चीज़ को अपनी लाइफ में अप्लाई करना स्टार्ट करेगा। वो झूठ नहीं बोला करेगा, जब भी उससे पूछेंगे तो वो उस चीज़ को अप्लाई करेगा कि समझाया था कि झूठ बोलना गलत बात है, तो वो झूठ बोलना धीरे धीरे कम करेगा। नेक्स्ट हमारा आता है वैल्यूइंग। वैल्यूइंग में ये उसकी एक धीरे धीरे वैल्यू सिस्टम में इंट्रोड्यूस हो जाता है कि हमें झूठ नहीं बोलना। तो उसकी एक ये वैल्यू हो जाएगी कि अगर मैं झूठ नहीं बोलूँगा तो ही मैं अच्छा बच्चा बनूँगा। तो ये एक उसकी वैल्यू में ऐड हो गई। नेक्स्ट फोर्थ स्टेप में ऑर्गेनाइजिंग। अब वो इस स्टेप में ऑर्गेनाइज करना स्टार्ट कर देगा जो भी उसकी वैल्यूज़ है, जो उसकी प्रीवियस वैल्यूज़ हैं और जो उसकी न्यू वैल्यूज़ हैं, इन सब के बीच में इन सबको ऑर्गेनाइज करेगा कि क्या प्रायोरिटीज़ हैं, प्रायोरिटाइज करना स्टार्ट कर देगा वो चीज़ें। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि 2 बच्चे हैं स्कूल में, 2 बच्चे आपस में फ्रेंड्स हैं, तो एक बच्चे ने कुछ गलती की। अब जो दूसरा वाला है वो उसका बेस्ट फ्रेंड है, उसको तो पता है कि हाँ भाई इसने ये गलती की। अब मैम पूछ रही हैं कि गलती किसने की। अब उसके फ्रेंड को तो पता है कि भाई गलती इसने की, बट अगर वो मैम को बता देगा तो उसकी फ्रेंडशिप टूट जाएगी, और अगर वो नहीं बताएगा तो वो झूठ बोलेगा। तो उसके सामने अब 2 वैल्यूज़ आ गई हैं कि या तो तुम्हें फ्रेंडशिप बचानी है या फिर अपनी जो वैल्यू है झूठ ना बोलने वाली उसको प्रायोरिटाइज़ करना है। तो इस तरह से अलग अलग सिचुएशंस में बच्चे के आगे जो भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आएगी वो अपनी वैल्यूज़ को उसमें किस तरह से सॉर्ट आउट करेगा, किस तरह से ऑर्गेनाइज करेगा, किसको प्रायोरिटी देगा और किसको लोअर प्रायर रखेगा। ये सब इस स्टेप में आता है ऑर्गेनाइजिंग में। नेक्स्ट आता है स्टेप नंबर 5 कैरेक्टराइजिंग। कैरेक्टराइजिंग में एक एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज बिल्ड हो जाती है, एक अलग ही नॉलेज बिल्ड हो जाती है। इस स्टेप को हम इंटरनलाइजिंग भी बोलते हैं, इंटरनलाइजिंग भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है, हमारा जो वैल्यू सिस्टम है वो धीरे धीरे इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि वो हमारे माइंड को बिल्कुल ही कवर कर लेता है। मतलब हम जो सोचते हैं, जो करते हैं, वो सब चीज़ें हम मैनुअली ही करने लगते हैं। वो हमारा कैरेक्टर ही बिल्ड कर देता है, हमारा कैरेक्टर ही हो जाता है। फिर हम कुछ भी चीज़ सोच के नहीं करते कि हमें ऐसे करना है या नहीं करना है। हमारा कैरेक्टर, हमारा एटीट्यूड ही उस तरह का अपने आप हो जाता है। वो सब चीज़ें ऑटोमेटिक चलती हैं, फिर हमें कुछ नहीं करना पड़ता, उसमें हमें सोचना नहीं पड़ता, क्योंकि वो एक वैल्यू सिस्टम स्टेप बाय स्टेप जो बिल्ड हो चुका है वो अपने आप काम करता है। दैट इज़ इट। यही हमारे अफेक्टिव डोमेन में है, इसके अलावा कुछ खास नहीं है। नेक्स्ट हमारा आता है थर्ड। ये देख लीजिए एक बारी किस तरह से लोअर टू हायर हमारी हायरार्की है।
नेक्स्ट थर्ड हमारा आता है साइकोमोटर डोमेन। साइकोमोटर डोमेन, साइकोमोटर का मीनिंग ही क्या होता है? साइकोमोटर डोमेन, साइको प्लस मोटर। साइको रेफर्स टू द फिजिकल एक्टिविटीज़ वॉट एवर वी डू, ठीक है ना, जो भी हम करते हैं साइको उसे ही तो कहते हैं। सॉरी, आई मीन साइको होता है मेंटल एक्टिविटीज़ जो भी हमारी काम करती हैं, एंड मोटर आती हैं हमारी फिज़िकली हम जो भी उस चीज़ के प्रति रिएक्ट करते हैं। तो इनको कंबाइन करके बनता है साइकोमोटर डोमेन। ये हमारा दिया था साइकोमोटर डोमेन डॉक्टर R.H. डेव ने। डॉक्टर R.H. डेव ने दिया था ये साइकोमोटर डोमेन। इसमें उन्होंने 5 स्टेप्स हमें बताए हैं। आइए देखते हैं क्या क्या स्टेप्स बताए हैं। नंबर फर्स्ट स्टेप इज़ इमिटेशन। इमिटेशन का मतलब होता है कि हम किसी भी चीज़ को जस्ट हम उसको वॉच करते हैं एंड उसको इमिटेट करते हैं, जैसे कि एक छोटा बच्चा करता है। वो नॉर्मली क्लास में हम उसको जैसे बताते हैं कि इस तरह से लाइन खींचो, ऐसे करो, ए बनाओ, ऐसे ए बन जाएगा, तो वो नॉर्मली बस उसको करता है, उसको नहीं पता वो ये क्यों कर रहा है, क्या इसका मीनिंग है। ही जस्ट इमिटेट्स दैट। इमिटेट्स मतलब कि उसको दोहराता है वो देख करके। या कि हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं किसी भी स्पोर्ट्स का, जैसे कि हम बास्केटबॉल का लें या क्रिकेट का लें। बास्केटबॉल में एक स्टूडेंट क्या करता है, जनरली बस वो और लोगों को देखता है कि वो किस तरह से खेल रहे हैं, शटल लेके किस तरह से वो सर्विस कर रहे हैं, वो जस्ट उन चीज़ों को अप्लाई करता है, उसको नहीं पता वो ये कैसे करना है, क्या क्यों करना है। नेक्स्ट हमारा आता है स्टेप मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन में अब क्या है, जब हम बच्चे को बता रहे हैं, अब तक तो उसने हमारे ए बनाना सीख लिया, हमने उसको जनरली कहा ऐसी लाइन ड्रॉ करो, ऐसी ड्रॉ करो, फिर ऐसे करो, बस उसको भी इतना ही पता है कि ऐसे ऐसे करना है। नेक्स्ट वो इस स्टेप में अब वो समझ जाएगा कि ये हमने ए बनाया, तो अब हम उसको जनरली बोलेंगे कि बेटा ऐसे करो, ए बनाओ, तो वो अपने आप ही ए बनाना लग जाएगा। हमें उसको समझाने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। तो ये हमारा मैनिपुलेशन में आता है। एक्शंस परफॉर्म्ड थ्रू मेमोराइजेशन, उसको मेमोराइज हो गया, और फॉलोइंग डायरेक्शन, इसमें हमने उसको डायरेक्शन दी और उसने जो भी उसको मेमोराइज चीज़ें हैं उसने हमारी डायरेक्शन को फॉलो किया। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्टेप 3 जो है प्रिसीजन। प्रिसीजन मीन्स कि परफॉर्मेंस बिकम मोर एक्सट्रैक्ट, एक्शंस आर मोर प्रिसाइज। अब वो और ज़्यादा एक्सट्रैक्ट हो गई है और ज़्यादा प्रिसाइज हो गई है। जैसे कि अब बच्चे को ए बहुत परफेक्ट तरह से बनाना आ गया। अभी तक तो वो टेढ़ा मेढ़ा बना रहा था, थोड़ा गलत भी कर रहा था, बट अब उसने उन चीज़ों को बहुत परफेक्टली करना स्टार्ट कर दिया है। तो एक्सट्रैक्ट कर लिए चीज़ों को और प्रिसाइज हो गया है। नेक्स्ट हमारा स्टेप 4 आता है आर्टिकुलेशन। इस स्टेप में क्या होता है कि बच्चा सेवरल स्किल्स कैन बी परफॉर्म टुगेदर इन एन हार्मोनियस वे। वो बहुत सारी चीज़ों को एक अच्छी तरह से करना स्टार्ट कर देता है। जैसे कि अभी तक उसने जनरली ए बनाना सीखा था, अब वो धीरे धीरे उस ए को स्टाइलिश फॉर्म में भी बना लेगा, वो ऐसे भी बना लेगा कर्सिव राइटिंग की फॉर्म में। अब उसको धीरे 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 उसमें जो हमने उसको सिखाया था वो धीरे धीरे चीज़ें इम्प्रूव होती रहेंगी। नेक्स्ट हमारा आता है स्टेप नंबर 5 नेचुरलाइजेशन। हायर लेवल ऑफ परफॉर्मेंस अचीव विद एक्शन बिकमिंग सेकेंड नेचर। मीन्स जो एक्शंस हैं वो सेकेंडरी नेचर है, मतलब उसको अब कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। वो जनरली भी अगर लिखेगा तो उसके हाथ से सुंदर राइटिंग अपने आप ही आएगी। उसकी हैंड राइटिंग इतनी इम्प्रूव हो चुकी है, इतना उसने प्रैक्टिस कर करके सब चीज़ें उसके माइंड में नेचुरली ही चीज़ें आ गई हैं। नेचुरलाइजेशन हाईएस्ट लेवल है साइकोमोटर डोमेन का। इस स्टेप में सब चीज़ें बच्चे को अपने आप ही ऑटोमेटिकली आ जाएंगी, उसको करने की ज़रूरत नहीं है। वो माइंड उसी तरह से उसका वर्क अपने आप करेगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है, या फिर हम इसमें एक एग्जांपल कार ड्राइविंग का भी ले सकते हैं। जब हम कार ड्राइव करना सीखते हैं तो एक नेचुरलाइजेशन स्टेप ऐसा आता है जो एक बहुत ही परफेक्ट ड्राइवर होता है, उसको उस चीज़ का ध्यान ही नहीं रखना पड़ता है कि मैं कब गियर डालना है, कब ब्रेक लगाना है। उसकी बॉडी पार्ट्स इतने ट्रेंड हो चुके होते हैं कि वो ऑटोमेटिकली
ब्रेक से क्लच से ब्रेक पे अपने आप ही स्विच करते रहते हैं। मतलब लाइक एक परफेक्ट ड्राइवर आपसे बात भी कर रहा है, वो कुछ खा भी रहा है, वो साइड में भी देख रहा है, वो फ़ोन भी देख रहा है, बट तभी भी उसकी ड्राइविंग पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऑल दिस कम्स इन दिस साइकोमोटर डोमेन। होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। आइए, है ना स्टूडेंट्स, थैंक यू। यही हमारा था पूरा जो था ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको आप ज़रूर करके जाएं। किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।